हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे जुलाई 10 निफ्टी एनालिसिस के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे उसमें डेटा है और बहुत सारे आप देखेंगे फंडामेंटल्स हैं जो उस दिन निफ्टी को काफ़ी फैक्टर किए थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखते हैं कि निफ्टी 10 जुलाई को कैसा उसने काम किया था। ठीक है, सो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगाते हैं। जस्ट मिनट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और हमने 10 जुलाई का यहाँ पर ऑलरेडी चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, सो निफ्टी आप देख सकते हो कि इन द मॉर्निंग यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन के साथ ही वहां पर वापस से वो नीचे चला गया। देख सकते हो कि बहुत अच्छा यहाँ पर रेजिस्टेंस था, उसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बना के और पूरा यहाँ पर नीचे तक काफी ज्यादा इसने मोमेंटम दिया था। आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट 200 पॉइंट्स वहां पर नीचे डाउन साइड गया था। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या रीजन की वजह से वो गया था और क्या हम उसमें और क्या क्या कर सकते थे उसको बचाने के लिए। ठीक है, कि मतलब जो हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया था उसको बचाने के लिए हम क्या यूज कर सकते थे। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निफ्टी ने हाई बनाया था। ठीक है, 24,492 और वहीं पर अगर आपने उस दिन ओपन इंटरेस्ट का अगर डेटा देखा होगा तो 24,500 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स थे। ठीक है, बहुत सारे कॉल राइटर्स थे। अभी वो कॉल राइटर्स ने अपना पोजीशन क्यों बनाया वो भी हम जानेंगे। पहले हम कुछ टेक्निकल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से निफ्टी ने परफॉर्म किया था उस दिन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि निफ्टी ऑलरेडी बहुत बुलिश था। ठीक है, अगर मैं उसका प्रीवियस डेटा देखूं राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ जून आप कह सकते हो, या फिर आप देख सकते हो राइट फ्रॉम मैं 25 या 24 जून से मैं ले रहा हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो 23,400 के आसपास यहां पर इसका प्राइस चल रहा था। ठीक है, और यहीं से आप देख सकते हो कि इसने एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस बनाया। तो अगर मैं ये रेजिस्टेंस को मार्क करता हूं तो क्लियरली देख सकते हो उसको ब्रेकआउट करके यहां पर ब्रेकआउट इसने किया और काफी अच्छे से मोमेंटम इसने यहां से शुरू किया। ठीक है, राइट फ्रॉम 25 जून। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो कि किस तरीके से ब्रेकआउट करके वहां पर ऊपर की ऊपर इसने मोमेंटम शुरू किया। अगर उस दिन का डेटा अगर आप देखेंगे तो 23,600 वहां पर ऊपर जितने भी कॉल राइटर्स थे उन सब का लेवल ब्रेक करके वहां पर ऊपर जाना शुरू किया। सो ऑन इंट्राडे बेस पे अगर हम उसमें चेक करते तो इंट्राडे बेस पर हम वहां पर क्या देखते कि जहां जहां पर कॉल राइटर्स ने लेवल बनाया था, ठीक है, जहां जहां पर कॉल राइटर्स थे, ठीक है, सीई राइटर्स, ठीक है, जो निफ्टी का जो एक करंट यहां पर बोल सकते हो कि स्पॉट होता है और उसके अपर लेवल पे बहुत सारे राइटर्स थे। ठीक है, कॉल राइटर्स, और नीचे यहां पर आप बोल सकते हो कि पुट राइटर्स। ठीक है, तो कॉल राइटर्स जितने भी थे उनमें एक फियर आया कि ये बाजार ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो हम देख सकते इलेक्शंस के बाद का जो असर होता है जहां पर गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लाने की कोशिश करती है, ठीक है, और भी कुछ इकोनॉमिक सिनेरियोज होते हैं जिसको फैक्टर करके यहां से प्राइस ऊपर होना शुरू हुआ था। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर पुट राइटर्स जो है उनका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ था और कॉल राइटर्स का घटना शुरू हो गया था। तब से हमने देखा कि निफ्टी एक बहुत ही अच्छा मूव ऊपर उसने दिया। ठीक है, और वहां से ऊपर जाके आप देख सकते हो कि किस तरीके से उसने नेक्स्ट लेवल बनाते गए। ठीक है, ब्रेक करके यहां पर और भी एक जगह रेजिस्टेंस बनाया। ठीक है, जो कि 24,200 एंड उसी रेजिस्टेंस को अगेन ब्रेक करके ये काफी ऊपर चला गया। ठीक है, अभी बात करते हैं कि 10 जुलाई को व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, कि वहां पर हुआ क्या था कि वहां से प्राइस नीचे गया। ठीक है, 2-3 रीजन है जिसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला आप देखोगे कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, रीजन वो था। सो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रीजन था यूएस के जो फेडरल रिजर्व बैंक है उनका इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, तो यूएस मार्केट, ठीक है, तो जो उनका फेडरल रिजर्व बैंक है, ठीक है, फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट वहां से कट डाउन शुरू कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स को वहां पर उन्होंने नीचे लेकर आया। अभी इंटरेस्ट रेट नीचे लाने का सीधा मतलब है कि कभी भी कोई आरबीआई या कोई भी रिजर्व बैंक
अगर वो इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आते हैं तो उनका सीधा मतलब है कि वो लोग इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। वहां पर वो लोग इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं कि एक बड़े स्केल पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। रीजन ये होता है कि इंटरेस्ट रेट कम होने से आपका बोरोविंग ज्यादा होता है, ठीक है, आप पैसा ज्यादा बोरोविंग करेंगे, ठीक है। यहां पर लेंडर्स और सेवर्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप देखेंगे कि बोरोविंग आपका ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अभी अगर आप बोरोविंग देखेंगे तो ज्यादातर बोरोविंग किस सेक्टर्स में ज्यादा करते हैं, ये आप देखोगे ज्यादातर आप देखोगे एनर्जी सेक्टर्स हो गए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। और अगर हम इसके अलावा अगर बात करें तो जो एग्जिम होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, वहां पे ज्यादा लोग बोरो करते हैं, ठीक है, जिससे ट्रेड बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। तो यूजुअली अगर आप देखेंगे कि अगर मैं यूएस की बात करूं, वहां पे अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया तो ऑब्वियसली एग्जिम वहां पर बढ़ जाएगा। बहुत सारे जो देखेंगे जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो नीचे गिर जाते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मनी इनफ्लो होगा। तो जाहिर सी बात है अगर बाकी जो मार्केट में लोगों ने पैसा लगाया है तो वहां से वो पैसा वहां से निकालना शुरू करते हैं। अभी इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, इंडिया को हम कहेंगे कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो हमारे जो लिबरलाइजेशन हुआ हमारे इकोनॉमिक सेक्टर में, जिसकी वजह से काफी आप देखोगे हमने बाहर के लिए काफी ओपन अप किया अपनी इकोनॉमी, तो काफी ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन वहीं पर आप बैंकिंग रेट्स देखोगे तो वो स्टडी है, हमने उसमें ज्यादा कुछ हेरफेर नहीं किया। लेकिन जब भी फेड्स की बात होती है, कोई भी रिजर्व बैंक के आप देख लीजिए, तो वो जब भी इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव करते हैं वो एक इकोनॉमी को हमेशा असर करते हैं, और खास करके डेवलपिंग इकोनॉमी को। तो इसके वजह से ये होता है कि पैसा लोग दूसरे मार्केट से पुल आउट करना शुरू करते हैं। और आपने देखा कि उस दिन जो हमारा मार्केट है वहां से ऑलरेडी ये लोगों ने सोच लिया था कि यहाँ पर उन्होंने काफी सोच लिया था कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है फॉर ए शॉर्ट टर्म, ठीक है। अभी इंडिया को उतना बड़ा असर तो होता नहीं है, ठीक है, एक लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है, 1-2 दिन के लिए हो सकता है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी बूस्टअप थी, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग ने ये चीज को फैक्टर किया और इस 24,500 लेवल पे काफी ज्यादा कॉल ऑप्शन को राइट किया, ठीक है। एंड राइट वहां पे आप देखोगे अचानक से सेलिंग बढ़ी और पूरा मार्केट नीचे आया, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये था। दूसरा रीजन अगर आप उसमें देखेंगे तो जो हमारा ऑटो सेक्टर है, अगर उस दिन आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर कुछ ज्यादा ही नीचे आया, ठीक है। रीजन ये था कि उनका जो सेल्स वॉल्यूम है, ठीक है, उनका जो सेल्स वॉल्यूम है, वो आप देखोगे कि 3 से 6% वहां पे डिग्रो किया, ठीक है, 3 से 6% वहां पर नीचे आया। अभी इसके भी बहुत सारे रीजन है, ठीक है, कि 3 से 6% क्यों यहाँ पर नीचे आया। अभी बहुत सारे लोग आप देखोगे इलेक्शंस की वजह से काफी जगह पैसा खर्चा नहीं कर रहे थे, ठीक है। परचेजिंग पावर जो रहता है वो उस समय इंडिया की थोड़ी कम थी, जिसके वजह से आप देखोगे कि इनका सेल्स वॉल्यूम है वहां पर भी कम असर हुआ। अभी ये मॉनसून के बाद हो सकता है कि आगे बढ़े। रीजन ये है कि गवर्नमेंट जो स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आ रही है कि इतने साल का जो व्हीकल है वो अलाउड नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिले, ठीक है। लेकिन एक दूसरा बड़ा फैक्टर ये था कि हमारा जो ऑटो सेक्टर है वहां पे 3 से 6% हमने डिग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। तो ये जो 2 मेजर फैक्टर है, ये 2 मेजर फैक्टर को देखकर हम ये कहेंगे कि जो निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी या कोई इंडाइसेस हम लगा रहे हैं, तो अगर वो बहुत ही हाई पे चल रहा है, क्योंकि वहां पे प्रीवियसली कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है, तो हम वहां पर क्या देखेंगे कि ज्यादातर वो बहुत ही हाई ब्रेक करके गया, तो जो सीई राइटर्स होते हैं वो यहां पर डेफिनेटली पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको 2 मेजर फैक्टर यहां पर मिल गए और बाजार को हिलाने के लिए बहुत ही अच्छा उनको फंडामेंटल्स मिल चुका था, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे आप देखोगे हैवी सेलिंग आई, ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पर मिली नहीं, और मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आप देखोगे वो 3 से 6% नीचे गिरे हुए थे, ठीक है। जो भी निफ्टी को मेजरली पुल या पुश करते हैं वो सारे स्टॉक्स उस दिन गिरे हुए थे, जिसकी वजह से मुझे निफ्टी की हैवी सेलिंग आई। लेकिन उसके बाद जैसा कि मैंने कहा ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। उसका भी रीजन ये है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है,
इंडियन इकोनॉमी अभी आप देखोगे यूएस के ऊपर उतना ज्यादा निर्भर नहीं करती जैसे पहले करते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि यूएस की वजह से थोड़ा सा असर हमें मिलता ही है, भले वो एक दो दिन के लिए हो, लेकिन असर मिलता ही है, जो मुझे यहां पर देखने को मिला, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो प्रीवियसली लो इसने बनाया था, यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा इनको सपोर्ट था, ठीक है। और यहां से आप देख सकते हो क्लियरली पूरा बाउंस बैक करके निफ्टी ने अगेन न्यू हाई बनाया। आज भी आप देख सकते हो 24,580 कुछ इसका प्राइस चल रहा है, अभी भी ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर की ओर जाने का रीजन इसका ये है कि इसमें फ्यूचर डेटा को अगर आप देखोगे तो फ्यूचर डेटा में आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें काफी हैवी बाइंग है, अभी भी लोगों का व्यू काफी ऊपर तक है, ठीक है। तो एक बार फ्यूचर डेटा देख लेते हैं, एक बार हम फ्यूचर डेटा देख लेते हैं कि फ्यूचर डेटा क्या कह रहा है। सो हम जाएंगे ट्रैक में और ट्रैक में सेलेक्ट करेंगे बिल्ट अप स्क्रिप्ट सिंबल, ठीक है। सो यहाँ पर ये इंट्राडे के बेस पर आपको दिख रहा है, जो आज के दिन में जो डेटा चेंजेस आया है यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि लॉन्ग बिल्टअप है, लेकिन हम देखेंगे कि पिछले 10-15 दिन में क्या कंडीशन थी, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर का डेटा है, ठीक है। एक बार फ्यूचर के डेटा को हम देख लेते हैं कि उसको किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, ओके। ऑलराइट, सो यहां पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर डेटा, ठीक है, फ्यूचर डेटा। सो राइट फ्रॉम इलेक्शंस, ठीक है, राइट फ्रॉम इलेक्शंस, ठीक है। मैं एक लंबे व्यू की बात कर रहा हूं, इट इज नॉट फॉर इंट्राडे, ठीक है, एक लंबे व्यू की बात कर रहा हूं। राइट फ्रॉम इलेक्शंस आप देखोगे, ठीक है, गवर्नमेंट ने जैसा भी उनका परफॉर्म किया, लेकिन आखिरकार वही सेम गवर्नमेंट है जो पिछले 2 टर्म से थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कंटिन्यू करेगी, ठीक है, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो आगे कंटिन्यू करने वाली है, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनीज ने ग्रोथ देखी थी, जो भी पीछे कंपनीज थी, वो ग्रोथ कंटिन्यू करने की संभावना रहती है, ठीक है, अनलेस वहां पर कोई दूसरा फेरबदल हो, तो वहां पर उनको दिख जाएगा कि क्या डेटा चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल वहीं पर सेम थी, ठीक है। अभी ये जो इनका जो बजट सेशन था उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया, ठीक है। अभी जो न्यू बजट सेशन आएगा उसमें और भी जो फेरबदल होगा वो बताया जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों का सेंटीमेंट्स ये था कि आप देखोगे कि इनके इलेक्शन के टाइम पर ही उन्होंने कह दिया था कि क्या मार्केट हो सकता है, ठीक है, और क्या कंपनीज के लिए हम कर सकते हैं और क्या कंपनी का कंडीशन हो सकता है, ठीक है। सो उन्होंने मार्केट के टाइम पर ही हमें ये चीज बता दिया गया, ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि ज्यादातर जो इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 10 साल से हो रहा है वो कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। जिसके वजह से आप देखोगे कि हर जगह आप देखोगे कि बुलिशनेस, हर एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप देखोगे बुलिशनेस अभी भी है, ठीक है। तो पिछले अगर आप 1 साल से भी अगर किसी स्टॉक को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो देखोगे कि उसने यहां से 5 to 10% का रिटर्न उसने दिया है, ठीक है। एटलीस्ट इतना कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत ही ये कह सकते हैं बहुत ही लो वॉल्यूम वाला भी अगर स्टॉक होगा तो उसने इतना % रिटर्न दिया है, बट अगर निफ्टी की देखोगे तो निफ्टी ने 12 to 13% रिटर्न उसने दिया है, ठीक है। सो यहां पर मैं ये कहूंगा कि निफ्टी में ज्यादातर लोग ने बाइंग पोजीशन बनाया था, ज्यादातर लोगों ने बाइंग पोजीशन बनाया था, ठीक है। बाइंग पोजीशन से होता क्या है कि आपका एक फ्यूचर आप बाय करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का या फिर इंडाइसेस का, तो यहाँ निफ्टी की बात करें तो मैं इंडाइसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो अगर मैंने किसी इंडाइसेस में बाइंग पोजीशन बनाया है फ्यूचर का तो एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, ठीक है, जिसके वजह से एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा तो आपका OI साथ में इंक्रीज होता है, क्योंकि मेरे जैसा और भी सोचने वाले हैं, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, इसी फंडामेंटल को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, कि निफ्टी ऊपर की तरफ रह सकता है, तो वो क्या करेंगे यहाँ पर न्यू फ्यूचर बाय करेंगे और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा और आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है OI है वो इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। अभी बाइंग ज्यादा बढ़ रही है, मतलब डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। सो OI के साथ प्राइस भी इसका बढ़ रहा है, तो मैं इसको कहूंगा कि ये मेरा लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है, ये मेरा लॉन्ग बिल्टअप है। सिमिलरली कुछ आगे लेवल पर जाने पे जैसे हम चार्ट में देखते हैं कि कितनी बार एक न्यू हाई बनाता है, वहां थोड़ा सा करेक्शन आता है, थोड़ा सा आप देखोगे प्राइस नीचे जाता है, देन अगेन ब्रेक करके
ऊपर जाता है। तो जैसा निफ्टी को हमने देखा 24-25 जुलाई से कैसा वो न्यू हाई बना के ऊपर ऊपर जाता रहा, अभी भी रिसेंटली 10 तारीख को नीचे आया करेक्ट करके, लेकिन वापस से उसी लेवल को ब्रेक करके आज उसने न्यू हाई बनाया है। ठीक है, सो ये आपका लॉन्ग बिल्टअप पूरा कंटिन्यू करता है, एक हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो मैंने आपको बताया कि जब भी प्राइस करेक्ट करता है, ठीक है, मतलब मैंने यहां पर प्रॉफिट बुक किया है, मतलब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर रहा हूं, तो इससे क्या होगा, आपका ओआई कम हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में प्राइस भी नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों ही बुलिशनेस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अभी अगर मेरा व्यू शॉर्ट है, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इकोनॉमिक सिनेरियो हो रहा है अभी, लेट्स से जो बजट सेशन अभी आने वाला है, ठीक है, अभी अगर बजट सेशन में कुछ बातें निकलती है जिनके वजह से मेरा व्यू चेंज होता है कि यहाँ पर शॉर्ट बन सकता है यहाँ पर, या फिर पर्टिकुलर प्राइस नीचे जा सकता है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर मैं इंडाइसेस की बात कर रहा हूं, इंडाइसेस रिटर्न अच्छा देता है, तो मैं इंडाइसेस में क्या करूंगा, एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है, तो अगेन मैंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने ओपन किया। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट में ओपन कर रहा हूं तो अगेन मेरा क्या होगा, ओवाई बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इस बार मैं सेल कर रहा हूं, यानी सप्लाई ज्यादा हो रही है, तो मेरा प्राइस जो है, प्राइस मेरा नीचे गिरेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि यहां पर शॉर्ट बिल्टअप है। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप सिनेरियो, बेरिशनेस की बात हो रही है। ठीक है, अभी यहां पर अगर शॉर्ट पोजीशन मैंने बनाया तो एक थोड़े ड्यूरेशन के बाद, जैसे 1-2 दिन 3 दिन के बाद मैं वहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग शुरू करूंगा। ठीक है, तो प्रॉफिट बुकिंग से क्या होगा, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया था वो हो जाएगा क्लोज, तो मेरा ओवाई है वो कम हो जाएगा। ठीक है, प्राइस थोड़ा सा बाउंस बैक करता है तो आप देखोगे कि प्राइस यहां पर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, तो दोनों ही आप देखोगे ये बेरिशनेस है और ये इस दोनों का कंडीशन है, ये आपका बुलिश वाला कंडीशन बनता है। ठीक है, ये बुलिश का कंडीशन है। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं फ्यूचर डेटा को देखते हैं कि किस तरीके से मैं निफ्टी को एनालाइज कर सकता हूं। ठीक है, सो निफ्टी आप देखिए यहां पर हम बात करें पूरा 13 जून से। ठीक है, 13 जून से हम बात करें तो देख सकते हैं कि 13 जून से पूरे तरीके से यहां पर ग्रीन कैंडल पूरी बनी हुई है। ठीक है, मतलब सबका व्यू बिल्कुल सेम है कि निफ्टी ऊपर जा सकता है, इसमें मुझे बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो मैंने क्या किया, यहां पर कोई पोजीशन मैंने बनाई और आप देख सकते हो उसको कंटिन्यू किया हमने होल्ड करना, तो राइट फ्रॉम 23,400 से आप देख सकते हो कि 24,500 तक पूरा गया हुआ है। तो इसमें अगर कंसिस्टेंसी आप देखोगे तो वो लॉन्ग बिल्टअप की कंसिस्टेंसी ज्यादा है, वहीं पर शॉर्ट बिल्टअप की देखोगे तो उसके बाद कंसिस्टेंसी मेंटेन ही नहीं हुई। एक जगह आपका शॉर्ट बिल्टअप आया, प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, फिर दूसरी जगह आपका शॉर्ट बिल्टअप आया, उस दिन प्राइस थोड़ा सा नीचे आया लेकिन अगेन वहां से बाउंस बैक करके चला गया। ठीक है, देन यहां पर आप देख सकते हो कि इस दिन भी आपको आया था, ठीक है, 8 जुलाई को शॉर्ट बिल्टअप हुआ था, उसके बाद लेकिन अगेन लॉन्ग बिल्टअप हुआ, और ये आप देख सकते हो कि जो 10 जुलाई है उस दिन हमारा किस तरीके से प्राइस नीचे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ लेकिन अगेन वो बाउंस बैक करके चला गया ऊपर। तो यहां पर आपको क्या बता रहा है कि निफ्टी पूरी तरीके से बुलिशनेस है, लेकिन जब भी हम कोई पोजीशन बनाते हैं एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए तो आपको बाकी फंडामेंटल्स भी देखने पड़ते हैं कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है, बाकी डेटा भी आपको देखना पड़ता है। अगर आपका एक लॉन्ग व्यू है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, लॉन्ग व्यू के अंदर लॉन्ग व्यू का सेंस मतलब आप लॉन्गर ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूं, चाहे आपने लॉन्ग लिया हो या शॉर्ट लिया हो। तो हमने पीछे देखा कि हमारा 2 फैक्टर्स क्या था, एक तो पहला ये था कि फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट कट किए जिसके वजह से इकोनॉमिक हलचल हुई पूरी दुनिया में, और हमें एक पूरा शॉर्ट पूरा देखने को मिला, निफ्टी में काफी मार्केट नीचे है। दूसरा हमने डीग्रो देखा सेल्स वॉल्यूम में, जो ऑटो सेक्टर्स में, अभी ऑटो सेक्टर्स एक बहुत ही आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे निफ्टी 50 का, तो मार्केट शेयर देखोगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो सेल्स वॉल्यूम में डिग्रो की वजह से वहां पर भी उनका वॉल्यूम काफी गिरा, जिसकी वजह से बाजार को उन्होंने काफी नीचे पुल बैक किया। ठीक है, तो ये सारे रीजन है। तो जब भी आप
किसी भी स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाते हो, किसी भी स्टॉक में आप पोजीशन बनाते हो तो हमें 3-4 चीजें हमें देखनी पड़ती है। एक तो आपने टेक्निकल देखा कि किस तरीके से मैंने वहां पर लेवल्स बनाए, आप वो देख सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको चेक करना पड़ता है डेटा, ठीक है, और डेटा के साथ आपको चेक करना पड़ता है कि मार्केट कंडीशंस क्या है, ठीक है। मार्केट कंडीशंस हमें देखनी पड़ती है, तभी जाके आपका एक अच्छा ट्रेड बनता है, ठीक है। तो ये था हमारा जुलाई 10 का विश्लेषण, ठीक है, कि निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया था उस दिन और क्या क्या रीजंस थे उसके गिरने के, ठीक है, और कहाँ पर मैंने सपोर्ट बनाया था, कहाँ पर मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ से पुल बैक हुआ था और कैसे निफ्टी ने दोबारा यहाँ पर हाई बनाया, ठीक है। सो निफ्टी का विश्लेषण था ये 10 जुलाई का। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।